पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो को बनाता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डेवलप होकर के एंडोस्पर्म को बनाती है, जबकि जो ओव्यूल है वो मैच्योर होकर के सीड को बनाता है और ओवरी डेवलप होकर के फ्रूट्स को बनाती है। तो इन सभी प्रोसेस को या चेंजेस को हम कलेक्टिवली पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। तो उस केस में हम ये देखते हैं कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, बाद में जाइगोट डेवलप होकर के एम्ब्रियो को बनाता है। तो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि एंडोस्पर्म की सेल्स में बहुत सारा रिजर्व फूड होता है जिससे कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। यही रीजन है कि पहले एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा और बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। हम ये देखते हैं कि मोस्ट कॉमन टाइप के एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट के समय जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है जो कैसी होती है, ट्रिप्लॉइड होती है। उसका न्यूक्लियस फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के थ्रू डिवाइड होता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियस को बना लेता है। तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन किसको बोलेंगे? जब न्यूक्लियस डिवाइड तो होगा लेकिन उनके बीच वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो ये देख रहे हैं न्यूक्लियस है, देन इन न्यूक्लियस के बीच वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये वॉल का फॉर्मेशन सेंटर से पेरिफेरी से सेंटर की ओर होता है। न्यूक्लियस के बीच वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ये वॉल का फॉर्मेशन हमेशा पेरिफेरी से सेंटर की ओर होगा और ऐसा होने के कारण फाइनली एक मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म बनता है। लेकिन कुछ केस में, जैसे कि कोकोनट के केस में, हम ये देखते हैं कि वॉल फॉर्मेशन अधूरा रह जाता है। तो उस केस में पेरिफेरी की तरफ सेलुलर एंडोस्पर्म पाया जाएगा जिसको हम बोलेंगे कोकोनट मिल्क, और सेंटर में यहां पर न्यूक्लियर एंडोस्पर्म पाया जाएगा जिसको हम बोलते हैं कोकोनट मिल्क। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि डाइकॉट और मोनोकॉट सीड भले ही शेप और साइज में अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों में ही शुरुआती एम्ब्रियोनिक स्टेज एक जैसी होती है। सभी में जाइगोट पहले प्रो एम्ब्रियो को बनाएगा, देन वो प्रो एम्ब्रियो चेंज होता है ग्लोबुलर एम्ब्रियो में, फिर हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो में और फाइनली मैच्योर एम्ब्रियो को बनाता है। तो हम स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो को पढ़ने जा रहे हैं। तो जब हम डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसमें हमको दो पार्ट्स दिखाई देते हैं। एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस और दूसरा होता है कॉटिलिडन्स। तो यह है वो कॉटिलिडन्स, चूंकि डाइकॉट है ये नंबर में 2 होगा। फिर ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, तो एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के लेवल के ऊपर होता है उसे हम इपीकॉटिल कहते हैं, और इस इपीकॉटिल के टिप पर प्रीम्यूल या फिर प्राइमरी स्टेम रहेगा, और एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के लेवल के नीचे होगा उसे हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। और इस हाइपोकॉटिल की टिप पर रेडिकल
या फिर प्राइमरी रूट रहता है और ये रेडिकल एक रूट कैप से कवर रहेगा। तो हम ये देखते हैं कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस और दूसरा होगा कॉटिलिडन्स। चूंकि मोनोकॉट है इसलिए इनमें सिंगल कॉटिलिडन्स पाया जाता है और हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि ग्रास की जो फैमिली है या ग्रासेस है उनमें जो कॉटिलिडन्स है वो बड़ा और सिल्ड शेप्ड होता है जिसको हम स्कूटेलम कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरा कॉटिलिडन्स है वो एनसीईआरटी के डायग्राम में तुम देख सकते हो, वो रिड्यूस होकर के इपीब्लास्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फिर अगले पार्ट की बात करते हैं तो हमें देखते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस है उसका वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के लेवल के ऊपर होगा उसे हम इपीकॉटिल कहेंगे, जिसके टिप पर प्रीम्यूल पाया जाता है और इस प्रीम्यूल के चारों तरफ, प्रीम्यूल मतलब प्राइमरी स्टेम, और प्रीम्यूल के चारों तरफ एक हालो फोलियर शीथ पाई जाती है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। ऐसे ही एम्ब्रियोनिक एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन्स के लेवल के नीचे होगा उसे हम हाइपोकॉटिल कहते हैं और इस हाइपोकॉटिल के टिप पर रूट रेडिकल रहेगा, रेडिकल मतलब रूट टिप, और रूट कैप रहेगा और इनके चारों तरफ एक अनडिफरेंशिएटेड शीथ पाई जाती है जिसको हम कोलियोराइजा कहते हैं।